और चलिए पुरी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ के खजाने में छिपे रहस्य आज दुनिया के सामने आने वाले हैं। अब से बस कुछ ही देर में शुभ मुहूर्त में इस रत्न भंडार को खोल दिया जाएगा। ये एक ऐसा महाअभियान है जिस पर करोड़ों भक्तों की नजरें टिकी हैं। ये खजाना 48 साल के बाद खोला जा रहा है। खजाना खोलने की शुभ घड़ी दोपहर 1:45 तक है, जिसमें हर आभूषण, हर रत्न, हर विरासत को कागजों में दर्ज किया जाएगा। कहा जाता है कि इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के अलौकिक आभूषण हैं। दशकों से बंद इस हिस्से के बारे में सिर्फ कयास लगाए जाते रहे हैं। क्या वहां अनगिनत खजाना है? क्या समय की परतों ने कुछ बदल दिया है, या फिर वहां छिपा है कोई ऐसा सच जो अब तक दुनिया से दूर रहा? आज इसका खुलासा हो जाएगा। 47 साल के बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर में मौजूद रत्न भंडार का फिर से गिनती होगा, और ये गिनती के बाद सारा चीज बाहर आएगा कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो मौजूद रत्न भंडार है, वो रत्न भंडार के अंदर जो रत्न मौजूद था, जिसको 1978 में गिनती किया गया था, वो लिस्ट के हिसाब से फिर से गिनती होगा। और इसके साथ फिर ये काउंटिंग का रिजल्ट मिला जाएगा और ये पता चलेगा कि पहले जो 1978 यानी 47 साल पहले जो गिनती हुआ था, वो गिनती के साथ ये गिनती मिल रहा है या नहीं। और इसको देखते हुए पूरी मंदिर का जो प्रशासन और उड़ीसा सरकार के तरफ से एक कमेटी गठन किया गया था, और वो कमेटी का नाम रत्न भंडार कमेटी रखा गया था। और रत्न भंडार कमेटी के अंदर जितने सारे मेंबर्स थे, वही मेंबर पिछले 1.5 साल पहले मंदिर के अंदर गए थे और रत्न भंडार को 47 साल बाद देख करके ये इसको पहले रिपेयर के लिए बोले थे, और रिपेयर के बाद एक रत्न भंडार कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि पहले रिपेयर होगा, और रिपेयर के बाद रत्न भंडार में मौजूद जो रत्न है, जो आभूषण है, जिसको भगवान के लिए रखा गया है, वो रत्न आभूषण को पहले टेम्पररी जो ट्रेजरी है उसमें शिफ्ट किया गया था, और टेम्पररी ट्रेजरी में रख के पहले रत्न भंडार को रिपेयर किया गया था। और टेम्पररी ट्रेजरी से फिर से जब रत्न भंडार का काम हो गया, जब रिपेयर हो गया, वो रिपेयर के बाद टेम्पररी ट्रेजरी से फिर से लाके स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है। जो पहले जैसे मौजूद था वैसे ही उसको रखा गया है। और आज एसओपी के चलते सरकार और मंदिर प्रशासन मिल करके आज ये रत्न भंडार में जो गिनती का काम होगा, इसमें शामिल है। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार को खोलने की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों से रिकॉर्ड की जाएगी। इसके साथ ही आरबीआई के अधिकारी भी इस महाअभियान के दौरान मौजूद रहेंगे। ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और अधिकारी भी इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। आप देख रहे हैं अब ये प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। ये आप देख रहे हैं अब टीम आ चुके हैं, ओड्राफ का टीम अब अंदर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हाथ में लाइट और इक्विपमेंट से पकड़े हैं। आप देख रहे हैं ये जा रहे हैं हमारे साथ। आप ये वीडियो देख रहे हैं, पूरी तैयारी अब शुरू हो चुका है। ओड्राफ टीम जो है उड़ीसा का, ओड्राफ टीम पहले मंदिर के अंदर घुसने के लिए आ रहे हैं, और पूरी आप हाथ में देख रहे हैं, हाथ में लाइट के साथ हेलमेट और इक्विपमेंट्स हाथ में पकड़े हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? मंदिर के अंदर अब धीरे धीरे जा रहे हैं, एक के बाद एक अधिकारी भी अब आ रहे हैं। और ये रत्न भंडार कमेटी जो जैसे ही रत्न भंडार कमेटी के हिसाब से जैसे ही एसओपी जारी किया गया है, वही एसओपी के चलते पूरी काम होगा। और ये नजर में रखते हुए मंदिर प्रशासन और उड़ीसा सरकार के तरफ से कई तरह की व्यवस्था किया गया है, कैसे डिसिप्लिन के साथ ये पूरी काम होगा। इसलिए पूरा काम अब से शुरू हो चुका है। ये गिनती कितने दिन तक चलेगा, कब तक चलेगा, और गिनती में क्या रिजल्ट आगे आएगा, ये बाद में ही पता चलेगा। उड़ीसा पुलिस से अजय कुमार, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए जिनकी रिपोर्ट आपने देखी है अजय नाथ की, उन्हीं के पास चलते हैं। अजय, ये बताइए कि आज खजाने की गिनती का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।
कैसे प्रक्रिया ये आगे बढ़ेगी, कब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, क्या कुछ डिटेल्स हैं वो जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जगन्नाथ मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर में जो खजाना है, जो रत्न भंडार है, वो रत्न भंडार समिति जो गठन किया गया पहले वो वाराणसी मंदिर के अंदर जा चुका है। मंदिर के अंदर वो समिति जाने से पहले टीम और कई सारे टीम रत्न भंडार कमेटी भी अंदर मौजूद है, अध्यक्ष जो है भी मौजूद है। ये जो काम शुरू भी हो गया है, रत्न भंडार का जो गिनती का काम, खजाना का जो गिनती का काम, वो शुरू हो चुका है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि पहले से जाने से पहले, मंदिर को जाने से पहले एक बैठक हुआ था, और बैठक में जो रत्न भंडार कमेटी का जो अध्यक्ष है वहां से जाएंगे, फिक्स किया गया था, एक को लेकर के जो टाइम फिक्स किया गया था, वही उसी टाइम में टाइम रखा गया था, उसी अंदर घुसे हैं। कितने दिन तक रहेगा, कितने टाइम ये लगेगा, इसके बारे में कुछ भी अब तक जानकारी मिला नहीं है, लेकिन काम आज से ही शुरू हो गया है और यह काम आगे ही चलते रहेगा। और इसको निगरानी रखने के लिए इसमें शामिल हुए हैं मतलब सरकार और पूरी प्रशासन का कई सारा अधिकारी भी शामिल हुए हैं, और रत्न भंडार का जितने सारे कमेटी है, वो कमेटी मेंबर सारे आज अंदर गए हैं। जैसे एसओपी दिया गया था, एसओपी के हिसाब से ही पूरी काम आज हुआ है, और जो शुभ महेंद्र जो समय रखा गया था, उसी समय में अजय, जो मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ, आपके पीछे पुजारी भी खड़े हैं आज, क्योंकि महाखजाना खुलने वाला है, उनके बारे में कुछ जानकारी, कुछ बातचीत उनसे भी कीजिएगा। जी, हमारे साथ पुजारी मौजूद हैं, हम पूछेंगे कि क्या क्या है, क्या रीति रिवाज है आज। पंडित जी, क्या बोलना चाहेंगे? आज ये रत्न भंडार खुल रहा है, और जिसके लिए पूरा इंतजार था, 48 साल लेकर के इंतजार था। आज पूरे भक्त भी यहाँ जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूरा भक्त भी यहाँ रहे हैं, सब देख रहे हैं आज कि भगवान का एक अपूर्व लीला आज सब देख रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे? जय जगन्नाथ, जय श्री राम। सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमो नमः। सर्वप्रथम मेरे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चरण कमल में आप लोगों जो पूछे, आज तो महाप्रभु जी के जो रत्न भंडार जो है, वो सब जो अलंकार है, गुरुत्वपूर्ण जो इसमें तो पहले कुछ गिनती किया था सरकार ने, कुछ गिनती करते थे, लेकिन अभी जो टाइम गिनती होता है वो क्लीन, मतलब सब टोटल जितना अलंकार है सबको इकट्ठा करके गिनती करके सही जो उनका जो अलमारी है, जो ट्रेजरी है, उनको सही सलामत रखेंगे। इसलिए यहाँ के जो मंदिर प्रशासन है और जो यहाँ के जो जगन्नाथ महाप्रभु जी के जो जो है सेवा जो प्रमुख सेवा में जिन्होंने शामिल हुए हैं, उनको उनका उपस्थिति में अंदर रत्न भंडार खोला गया है। और प्रशासन के जो अफिसर से है और जो सेवक जी जो है, मुख्य सेवक जो है, जो हमारे जो देउलकरण होगा, हमारे जो भंडार में का सेवक, ऐसे मुख्य प्रमुख सेवक के उपस्थिति में वो कार्यक्रम अभी चलता हुआ। अभी पहले तो हम देखते थे जब कार्यक्रम गिनती चलता था, बहुत भीड़ भाड़ माने कंट्रोल में होता था। अभी भगत लोगों ने सब आनंदित है, मैं देखता हूँ, मैं दर्शन करके अभी आया हूँ अंदर में। अभी इधर घंटी भी चलता है प्रशासन के माध्यम से, और इधर भी बाहर काठ जो है दर्शन होता है, दर्शन आराम से होता है, आनंद भक्त लोग सब प्रेम है, क्योंकि हमारे जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा पहले आ गई है ना, हर 2 महीना है, इसके पहले से तो सब कार्यक्रम संपन्न हो जाना चाहिए। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ भक्त भी जुड़ रहे हैं, पूछना चाहेंगे क्या, आप कहाँ से हैं? ये पहले तो मैं बोलूंगा, ओम श्री जगन्नाथाय नित्यम मंगलम प्रभु याद्रिवासाय नित्यम मंगलम प्रभु चक्रादिवासाय नित्यम मंगलम। जय जगन्नाथ जी। मैं रायगढ़ से आया हूँ, और मैं यहाँ पे आज देखिए जो कि आज जो भगवान का जो रत्न भंडार है, आज से 47 या 48 साल पहले
बोले थे कि उसमें क्या है क्या नहीं, उनको पता है किसमें पता नहीं। अभी जो बीजेपी जो गवर्नमेंट आए थे तो उन्होंने जब सत्ता में आने से पहले बताए थे कि हम जब सरकार बनाएंगे उड़ीसा में तब हम रत्न भंडार को खोल के भगवान के, हमारे जो श्री जी जो है, हमारे जो ठाकुर जी है, तो उनके पास क्या 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 नहीं है, क्या क्या वो अलंकार है क्या नहीं, सब निकाल के गिनती करके सार्वजनिक करेंगे उसको, सारे जो भक्त के सामने रखेंगे कि इतना इतना ये भगवान जी का ये सब संपत्ति है या सोना है अलंकार है, जो रत्न भंडार में जो है सब निकाल के पब्लिक को बताएंगे कि इतना चीज है। ठीक है, इससे हम बहुत खुश हैं आज कि भगवान का जो भी हो, जो भी चीज है रखा हुआ है सिंदूक में, उसको सिंदूक खोल के फिर उनको निकाल के छाट के दिखाएंगे कि पब्लिक को कि हम बहुत खुश हैं आज कि हमें पता चलेगा हमारे भगवान के पास क्या था और क्या है अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक है, मैं दिल्ली से आया हूँ। जय जगन्नाथ। मैं आज बहुत खुश हूँ, हमारी फैमिली सब बहुत खुश है कि हम इतने पावन मौके पे आए हैं। 48 साल बाद जो बीजेपी ने जो जो उन्होंने हमें वो दिए कि बातें बोली, हमें जो जो उन्होंने हमें प्रोमिसेस दिए सारे पूरे करे उन्होंने। आज इतना पावन मौका है कि आज हमारे रत्न भंडार ओपन होएगा, उसके एक एक चीजें सारे आभूषण हमारे भगवान जी के, हमारे जगन्नाथ जी के ओपन काउंटिंग होगी, वो भी सार्वजनिक सबको बताया जाएगा, सारी पब्लिक को बताया जाएगा। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, पहले कभी भी नहीं होता था, अब होगा। हम बहुत खुश है इसको लेके, बहुत ज्यादा खुश। आप बात ये इसमें शामिल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप आज ही दिन बहुत खुश लग रहा है। कोई धक्का मुक्ति नहीं है, कोई किसी को दर्शन को आराम से होते हैं, चाहे बच्चा हो। बहुत खुश है, सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। जय जगन्नाथ। तो आप देख रहे थे हमारे साथ कुछ भक्त और पंडित भी मौजूद थे जो बोल रहे थे आज ही दिन वो मंदिर आए हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, और आज ही दिन रत्न भंडार खुल रहा है। और रत्न भंडार बिल्कुल जो खुलने का दिन है वो जो भक्तों ने बातें कही, जो पंडित जी ने जानकारी दी, वो तो हमने सुनी है। एक और चीज बताइए, वैसे तो वक्त के बारे में हम लगातार जानकारी दे ही रहे हैं, शुभ मुहूर्त के बारे में एक बार फिर से अगर आप दर्शकों को बता सकें कि किस शुभ घड़ी में एग्जैक्टली ये प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा और शुरू किया जाएगा, वो बताइए। शुरू हो चुका है, जो वो बताया जा रहा था 12 से लेकर के ये टाइम शुरू हो गया है। 1:45 तक का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है, सही है ये बिल्कुल सही है। ये 12 से लेकर के 1:45 तक ये जो टाइम रखा गया था, उसी टाइम में ही मंदिर के अंदर रत्न भंडार कमेटी अंदर गया है, और ये जो पूरा प्रक्रिया है वो काम अब शुरू हो चुका है। और ये चलेगा और कितने दिन तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा और गिनती का काम कब खत्म होगा, इसको लेकर के अब तक हालांकि कुछ बोला नहीं गया है। जो रत्न भंडार कमेटी है कुछ बोले नहीं है, लेकिन काम अब शुरू हो गया है। एसओपी जैसे दिया गया था, जैसे मंदिर के अंदर कितने लोग जाएंगे, कौन कौन जाएंगे और इनके साथ क्या इक्विपमेंट जाएगा, कौन टीम जो रहेंगे। और जैसे कि पहले हम देखे थे सुबह पहले उद्योग टीम अंदर गए थे, फिर उद्योग टीम के बाद रत्न भंडार कमेटी पूरी का जो कलेक्टर हैं और मंदिर प्रशासन। चलिए ठीक है अजय, आप अपना नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। और देखिए, पुरी के जगन्नाथ मंदिर से करोड़ों भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी हुई है, वो तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल, देखिए लाखों की संख्या में भक्त रोज भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। अब 48 साल बाद महाप्रभु का खजाना खुल रहा है, तो भक्तों का उत्साह भी बढ़ा हुआ है। देखिए खजाना खुलने पर श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है। मेरे हिसाब से तो हम सारे उड़ीसा वासी, भारतवासी और विश्ववासी यही चाहते हैं कि रत्न भंडार से जितना ज़्यादा निकले वो हमारे लिए अच्छा है। भगवान का सब कुछ है, तो सब तो उन्हीं का देन है, तो वो चाहे तो और कुछ भी निकल सकता है बहुत सारा। तो हम ये उम्मीद रखते हैं, जितना हम लोग सुने हैं कि रत्न भंडार में सब कुछ भगवान का ही जो अपना आभूषण सब है उनका ये रहता है, तो ये है कि ये हम लोग आशा करते हैं कि बहुत से ज़्यादा निकले तो भगवान का ही है। अब देखिए, दुनिया भर में मौजूद भगवान जगन्नाथ के भक्तों का उत्साह आज बढ़ा हुआ है। हर भक्त भगवान के खजाने के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। देखिए रत्न भंडार जांच समिति के अध्यक्ष का इस गणना पर क्या कहना है। ये शुभ मुहूर्त आ गया घंटी मंटी शुरू करने का। पृथ्वी में जितने भी जगन्नाथ भक्त हैं
सबका एक बड़ी इच्छा थी कि ये काम शुरू हो और भगवान की क्या संपत्ति है, क्या खजाना है, उसका एक लिखित रिकॉर्ड रहे। वो काम 1-1.5 साल से पहले शुरू हुआ था। आज हम गिनती जो इन्वेंट्रेशन प्रोसेस है उस शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम चलंती भंडार से शुरू करेंगे। सबको प्रार्थना कि हमारे लिए भगवान को पूजे कि हम कैसे ये काम को ठीक से शुरू करें एवं उसको उचित ढंग से ठीक से समाप्त करें। जय जगन्नाथ। अब बात अयोध्या में चल रही रामनवमी की भव्य तैयारियों की कर लेते हैं। और देखिए, रामनगरी में रामनवमी मेला शुरू हो गया है। लाखों की तादाद में भक्त अयोध्या का रुख कर रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन चाक चौबंद है। क्राउड और ट्रैफिक मैनेजमेंट के नजरिए से विशेष प्लानिंग की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। अयोध्या का कोना कोना रामनवमी के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। श्री राम के जयघोष और भक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस टाइम पर आ रहे हैं, रामनवमी के अवसर पर आ रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है। नवरात्रे भी चल रहे हैं, सब बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन जैसे ही स्टेशन से उतरे मेरा दिल एकदम खुश हो गया। और स्टेशन से यहाँ तक की जो सारी व्यवस्था है, दर्शन करने में एकदम बहुत कम समय लगा। ये बहुत अच्छा लगा। ये मौका खास है और हर कोई इस आस्था के सैलाब में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहा है। ऐसे में भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। व्यवस्था चौक चौबंद की गई है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए क्राउड और ट्रैफिक मैनेजमेंट के जरिए विशेष प्लानिंग की गई है। लगातार पुलिस प्रशासन की टीमों के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है, पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। जितनी भी बसेस हैं, जो भी डाइवर्शंस हैं, उनको लागू करने का प्लान ऑलरेडी वो कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया गया है। अलग अलग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगल बगल के वो लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, वो भी इंश्योर कर रहे हैं कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन रहे। मल्टीपल एयर के सिक्योरिटी सिस्टम्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। श्रद्धालुओं को स्टैगर्ड वे में, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग ग्रुप ऑफ श्रद्धालुओं को मंदिर में ले जाने की व्यवस्था किया जा रहा है, ताकि जो है सभी जो श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन का लाभ उठाएं। पूरे मेला क्षेत्र को कई सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जहां डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। भीड़ के प्रबंधन के लिए कैमरों से निरंतर निगरानी की जा रही है। शहर के प्रमुख रास्तों को नो पार्किंग और नो एंट्री जोन घोषित किया गया है, जिससे अव्यवस्था न हो। 27 मार्च की मध्यरात्रि तक अयोध्या पहुंचने वाले भारी वाहनों के लिए व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। अगर हम बात करें, प्रशासन जो है यहाँ पे अलर्ट मोड पे है और लगातार जो बैरिकेटिंग है वो लगा दी गई है। आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा है कि मेला क्षेत्र प्रारंभ है, कृपया धीरे चले। ये ऐसे छोटी छोटी जो होल्डिंग है वो जगह जगह लगाई गई है। और ये जो पार्किंग में जाने का रास्ता यहाँ पे बाकायदे दिखाया गया है इस तरफ से, जो है क्योंकि ये धर्म नगरी में आगमन का ये मुख्य द्वार है और यहीं से जो है एंट्री गेट है और यहीं से लोग अयोध्या में एंट्री करते हैं। और यहीं से भीड़ जो है वो यहाँ से कंट्रोल करने के लिए लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहीं से जो है बैरिकेटिंग लगा दी गई है। जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद नजर आ रहे हैं। एक होर्डिंग वहाँ पे भी लगा दी गई है। यहाँ पे जो आपकी होर्डिंग लगाई गई है, इस होर्डिंग के माध्यम से लोगों को दर्शाया गया कि बाकायदा उसमें लिख दिया गया कि आप इधर से जो आएंगे और सीधा इस मार्ग की तरफ से जाएंगे, क्योंकि परिक्रमा मार्ग है और इधर से ही लोग यहाँ से एंट्री करते हैं। और ये मुख्य द्वार है जो अयोध्या में एंट्री करता है और ये रामपथ है, रामपथ से यहीं पे लोग एंट्री।
सरयू में स्नान से लेकर रामलला के दर्शन तक के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु सुबह से रात तक भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए हर व्यवस्था दुरुस्त की गई है। पूरे दिन में कभी भी दर्शन के लिए लोग आए, दर्शन खुला रहेगा। सुबह जल्द से जल्द हम शुरू करेंगे और रात तक, देर रात तक चलेगा। सभी को दर्शन मिलेगा। तो रामनगरी में भक्तों की भीड़ जुट रही है, मौका खास है, लिहाजा मंदिर ट्रस्ट, जिला प्रशासन और पुलिस अपने अपने तरीके से इस आयोजन के लिए हर संभव तैयारियों में जुटा हुआ है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी अयोध्या में 27 मार्च को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। श्री रामलला का जन्मोत्सव सिर्फ राम मंदिर में ही नहीं बल्कि कनक भवन, दशरथ महल समेत सभी प्रमुख मठ मंदिरों में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामनवमी को लेकर यहाँ गजब का माहौल है, देखिए। रामनवमी के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। भव्य रामोत्सव के लिए फूलों से चौक चौराहे सजने लगे हैं। राम मंदिर में भव्य और दिव्य कार्यक्रमों की तैयारियां हो रही हैं। भक्तों का उत्साह भी चरम पर है। अयोध्या के कण कण में भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आस्था, उल्लास और भक्ति की ये जीवंत तस्वीरें हैं। कहीं राम कथा की गूंज है, कुलभूषण महर्षि विश्वामित्र की रसना से संलापित होकर श्री राम लक्ष्मण आज सो रहे हैं आज। तो कहीं शहनाई वादन से आसमान गूंज रहा है। हर रंग श्रद्धालु को आध्यात्मिक आनंद से सराबोर कर रहा है। दशरथ महल से आई इन खूबसूरत तस्वीरों से ये साफ झलक मिल रही है कि रामनवमी को लेकर यहाँ गजब का माहौल है। सत्ताईस मार्च यानी शुक्रवार को सुबह से ही मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत होगी, जिससे पूरी रामनगरी की फिजा में एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। शुक्रवार को सुबह 9 बजे से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री राम का पंचगव्य सरयू जल और सुगंधित द्रव्यों से भव्य अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के बाद भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाएगा, जिसमें मिठाइयाँ, फल, सूखे मेवे और विशेष पकवान शामिल होंगे। इस दौरान आकर्षण का सबसे बड़ा पल होगा सूर्य तिलक। मिरर और लेंस के जरिए सूर्य की किरणें 4 मिनट तक सीधे रामलला के मस्तक पर पड़कर तिलक करेंगी। इस अद्वितीय पल का लाइव प्रसारण किया जाएगा ताकि देश और दुनिया भर में मौजूद करोड़ों राम भक्त इसको देख पाएं। भगवान सूर्य अपने कुल में पैदा होने वाले एक ऐसे बालक के प्रति, जिस बालक ने अपने कुल का नाम ऊंचा किया, जन्म होते ही सूर्य अपने कुल में पैदा होने वाले बालक को तिलक करेंगे। सूर्य तिलक यानी सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर 4 मिनट के लिए आएंगी। अयोध्या के राम सेवकपुरम से ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग रामशिला, ऐतिहासिक शस्त्र और विभिन्न भेंट सहित पवित्र वस्तुओं के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें कुछ शिलाएं कर्नाटक से भी लाई गई हैं। यहाँ पे अभी एक राजस्थान के सफेद मार्बल के रामलला मूर्ति निर्माण हुई, वो यहाँ पे रखी हुई है, और एक कर्नाटका के श्याम शिला से जो मूर्ति निर्माण हुई है वो यहाँ पे रखी हुई है। नर्मदेश्वर से शिवलिंग आई है जो राम मंदिर के लिए, और ये आप देख रहे हैं गदा आया है, धनुष आई है, त्रिशूल आया है,
बाकी जो चीज़ें हैं ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। ये शिलाएं जो आई हैं अलग अलग देश के अलग अलग प्रांतों से, ये गदा और ये बाकी जो चीज़ें हैं, बहुत अच्छा अनुभव रहा हम सभी का, बहुत ही अच्छा। यकीनन रामनवमी के इस भव्य आयोजन को लेकर अयोध्या नगरी में उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत वातावरण देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ कण कण में प्रभु श्री राम बसते हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नवरात्र पर्व की खूबसूरती है कि इसमें मां की आराधना तो होती है, साथ में नवमी तिथि के दिन श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, जिसके लिए अभी से शहर शहर भव्य तैयारी शुरू हो गई है। अकोला शहर को पूरी तरह से राममय कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से शहर में उत्सव का माहौल बना है। वहीं हर गली, हर चौक, हर चौराहा केसरिया पताकाओं और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा है। शहर मानो भगवा रंग में रंग गया हो। अकोला में श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से पिछले 41 सालों से इस पर्व को बड़े ही भव्य और पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। रामनवमी के दिन बड़े राम मंदिर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जाता है, जहां हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं। जन्मोत्सव के बाद शहर को भव्य शोभा यात्रा के साथ सजाया जाता है। शोभा यात्राएं यहाँ निकाली जाती हैं, तो इस उत्सव का मुख्य आकर्षण का केंद्र भी होते हैं। चलिए अब बात नवरात्र महाउत्सव की करते हैं। आज मां के 7वें स्वरूप की पूजा हो रही है। ये मां आदिशक्ति का सबसे शुभ रूप है, इसीलिए मां कालरात्रि को शुभंकरी भी कहते हैं। देश भर के मंदिरों में भक्त मां से मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। 3 नेत्रों वाली मां कालरात्रि के हाथों में खड़ग है, गले में विद्युत की माला है। शास्त्रों में कहा गया है कि असुरों के राजा रक्त बीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने कालरात्रि का अवतार लिया था। मान्यता है कि भगवती के इस स्वरूप की आराधना करने से साधक को दैवी शक्ति का वरदान मिलता है और शत्रु परास्त होते हैं। मां कालरात्रि को काल का नाश करने वाली देवी भी कहा जाता है और जो भी भक्त आज के दिन सच्चे मन से मां की आराधना करता है, उसे भय और संकटों से मुक्ति मिल जाती है। और देखिए, मां हमेशा अपने भक्तों का कल्याण भी करती हैं। देश मां दुर्गा के नवरात्र उत्सव में डूबा है। हर ओर मां के जयकारे लग रहे हैं। क्या दिल्ली, क्या अयोध्या और क्या मुंबई, हर जगह मां के दरबार मां की आराधना में रमे हुए हैं। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन आज आदिशक्ति जगत जननी मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मां का ये स्वरूप भक्तों के लिए जितना करुणामयी है, असुरों और दुष्टों के लिए देवी दुर्गा का 7वां अवतार उतना ही विनाशकारी है। इसीलिए मां कालरात्रि को शुभंकरी यानी मंगल करने वाली भी कहा जाता है। मां की पूजा अर्चना से श्रद्धालु को देवत्व का रास्ता मिलता है। मां कालरात्रि को काल का नाश करने वाली देवी भी कहा जाता है। मां की उपासना से दुर्घटनाओं और रोगों का नाश होता है। मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत उग्र है। ये 3 नेत्रधारी हैं। मां के हाथों में खड़ग और कांटा होता है। मां का वाहन गधा है और मां के गले में बिजली जैसी चमकती माला होती है। माता कालरात्रि अभय का वरदान देती हैं, अंधकार भय से मुक्ति प्रदान करती हैं, नकारात्मक ऊर्जा का समन करती हैं, नाश करती हैं, शनि ग्रह से संबंधित बाधा दूर करती हैं। मां कालरात्रि का स्वरूप जितना भव्य और दिव्य है, मां कालरात्रि की महिमा उतनी ही निराली है। कहा जाता है कि मां की आराधना से भक्तों को भय और संकटों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि सच्चे दिल से मां की आराधना करने वाले भक्त कभी भी मां के दर से खाली हाथ नहीं लौटते। मां सबकी झोलियां भर देती हैं। आज घरों से लेकर मंदिरों तक मां की आराधना की जा रही है। मां की पूजा के कुछ नियम भी हैं।
मां कालरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले मां की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर मां को लाल रंग के वस्त्र और लाल फूल अर्पित करें। साथ ही रोली और कुमकुम से भी मां का श्रृंगार करें। पूजा के समय मां कालरात्रि को गुड़ की खीर या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं। अबीर, गुलाल, चंदन, रोरी, सिंदूर, धूप, अगरबत्ती, फल, मेवा, मिठाई, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है माता को भेंट चढ़ा दीजिए। माता को के सामने प्रस्तुत करिए, माता को ग्रहण कराइए। तो आप भी शक्ति के स्वरूप की आराधना कीजिए और सत्कर्म की राह पर चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा बुराई से दूर होते जाएंगे, मां कालरात्रि के उतने ही करीब होते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, मां वैष्णो देवी धाम में आस्था की अद्भुत तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। नवरात्र में मां के दर्शन के लिए सैलाब उमड़ पड़ा है। देश विदेश से आए श्रद्धालु मां के दरबार में माथा टेक कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। पिछले 6 दिनों में 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने मां वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए हैं। जैसे जैसे नवरात्र पर्व आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कटरा से लेकर भवन तक जय माता दी के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छे इंतजाम हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, काफ़ी पॉजिटिव माहौल है। काफ़ी टाइम के बाद मुझे आने का मौका मिला है दोबारा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं हर साल इधर आता हूँ इन दिनों में, तो अभी हाल फिलहाल भीड़ यहाँ पर काफ़ी है, लेकिन जोश अपना कम नहीं होता है, जोश काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। और जब तक पैर सही हम लोग आते रहेंगे, हर साल आएंगे और हर साल काफ़ी प्योर फीलिंग आती है, इसलिए आते हैं। माता कात्यायनी का धाम है छतरपुर मंदिर। दिल्ली में स्थित देवी के इस धाम में कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह माता का श्रृंगार हुआ और फिर भव्य आरती यहां पर की गई। देखिए, तस्वीरें देख लीजिए अब दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की हैं, जहां नवरात्र के पावन दिनों में भक्त मां दर्शन पूजन के लिए भारी संख्या में यहां पर आते हैं। मौका नवरात्र का है तो हर कोने में मां के भक्तों मां की आराधना के लिए लीन नजर आ रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो या घर हो या फिर जेल। जी हां, छत्तीसगढ़ के दुर्ग केंद्रीय जेल में अनुशासन और भक्ति का अद्भुत भाव कैदियों में देखने को मिल रहा है। जेल में बंद 198 कैदियों ने चैत्र नवरात्र पे मां दुर्गा के लिए पूरे 9 दिन का उपवास रखा। इतना ही नहीं, सुबह शाम की आरती और भजन से जेल के माहौल में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। और देखिए, जानकारी के मुताबिक दुर्ग सेंट्रल जेल में 159 पुरुष और 39 महिला बंदियों ने पूरे 9 दिन का उपवास रखा। बंदियों की आस्था को देखते हुए जेल प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। उपवास रखने वाले बंदियों के लिए फल, दूध, मेवे और पौष्टिक आहार विशेष रूप से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े। आज के दौर में महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, वो हर जगह आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई जाएंगी। और दिल्ली की नेहा भारती भी उन्हीं में से एक है। नेहा पर जब परिवार की जिम्मेदारी आई तो वो परिवार का सहारा बन गई, कैब ड्राइविंग करने लगी। इससे न सिर्फ परिवार पटरी पर लौटा, बल्कि वो महिलाओं के लिए भी मिसाल बन गई। कोई भी काम छोटा नहीं होता और महिलाएं किसी से कम नहीं। ये बात दिल्ली की 21 साल की नेहा भारती ने साबित की है। नेहा कैब ड्राइवर हैं, राजधानी की सड़कों पर आसानी से गाड़ी दौड़ाती हैं और अपना परिवार भी चला रही हैं। नेहा ने कम उम्र में ही हिम्मत और जिम्मेदारी की ऐसी कहानी लिखी है जो हर किसी को प्रेरित करती है। बारहवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद नेहा ने अपने परिवार का सहारा बनने के लिए एक बड़ा फैसला किया। पहले उनकी मां नहीं रही तो फिर पिता भी बीमार रहने लगे, लिहाजा घर में पैसों की तंगी हुई तो नेहा स्टीयरिंग थाम कर अपने घर की गाड़ी आगे बढ़ाने लगी। हालांकि उनके मुताबिक गाड़ी चलाते समय उन्हें महिला होने की वजह से कई बार अलग अलग चुनौतियां भी देखने को मिली,
लेकिन कई लोग उन्हें प्रेरित भी करते रहे। अभी जितने भी हमारे कस्टमर भी आते हैं तो प्राउड फील करते हैं, अरे एक लड़की हो क्या आप ड्राइविंग कर रहे हो। सर हम सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठते हैं, उसके बाद थोड़ा घर का काम, खाना बनाना वो भी आप ही करते हो? हाँ जी, वो करके आते हैं। फिर उसके बाद 7 बजे हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन होते हैं और क्या कहते हैं शाम को 8 से 9 बजे के टाइम हम अपने घर जाते हैं। नेहा कहती हैं कि वो कोई और काम कर भी लेती, लेकिन किसी और काम में इतने पैसे नहीं मिल रहे थे, कोई 10-12 हजार से ज्यादा देने को तैयार नहीं था। नेहा की 3 बहनें और एक भाई है। तीनों बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि नेहा अब अपने भाई को डॉक्टर और पिता के लिए घर बनाने का सपना देख रही है। सर हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं भाई को, हम उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं कि वो पढ़े, आगे बढ़े और कुछ बने। हमने तो हमारी किस्मत में जो था वो हमें मिल गया, हमने सोच लिया आगे अगर अच्छी किस्मत हुई शायद आगे हम बढ़ें। गाड़ी लेने का सपना तो हमारा है कि हम गाड़ी लेंगे। नेहा दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा और आराम का भी पूरा ध्यान रखती है। नेहा ने बाकायदा ड्राइविंग की ट्रेनिंग ली है और वो एक सर्टिफाइड ड्राइवर है। यकीनन नेहा की ये कहानी न सिर्फ हिम्मत और आत्मनिर्भरता की मिसाल है, बल्कि ये भी दिखाती है कि मजबूत इरादों से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। कम उम्र में अगर जिम्मेदारी आए, उसे संभालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और खासकर तब जब सपना इतना बड़ा कर लिया हो कि छोटे भाई को डॉक्टर बनाना है। उम्मीद करते हैं कि नेहा ज़रूर अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी, अपने भाई को डॉक्टर बना पाएंगी, और जिस लगन से वो लगी हुई हैं हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसा कर भी पाएंगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। चीन के बीजिंग में 19 अप्रैल को ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 300 से ज्यादा रोबोट और 100 से ज्यादा टीमें हिस्सा लेंगी। पिछले साल की तुलना में इस बार रेस में रोबोट चैलेंज के नए फॉर्मेट भी शामिल किए गए हैं। चीन का बीजिंग एक बार फिर से ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन को लेकर तैयार है। चीन टेक्नोलॉजी की दौड़ में दुनिया से कितना आगे है, इसका शानदार नजारा 19 अप्रैल को देखने को मिलेगा। रोबोट्स ढलान और मोड़ वाले ट्रैक पर दौड़ते हुए एआई और इंजीनियरिंग की असली ताकत दिखाएंगे। करीब 21 किलोमीटर की इस दौड़ में पिछले साल के मुकाबले टीमों की संख्या करीब 5 गुना बढ़ी है। इस बार 300 से ज्यादा रोबोट और 100 से ज्यादा टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। इस दौरान कंपनियों, यूनिवर्सिटीज और ट्रेनिंग कैंपस की बड़ी भागीदारी दिखेगी। प्रदर्शित रोबोट ब्रांड की संख्या 26 तक पहुंच गई है, जिसमें बाजार में मौजूद लगभग सभी प्रमुख रोबोट ब्रांड शामिल हैं। ये हमारे रोबोटिक्स उद्योग की जीवंतता को पूरी तरह से दर्शाता है। हालांकि पिछले साल के आयोजन में कुछ रोबोट्स में तकनीकी समस्याएं देखने को मिली थी। कुछ रोबोट्स रेस की शुरुआत में ही गिर गए थे, जबकि कुछ रोबोट्स ओवरहीटिंग और बैटरी फेलियर की वजह से रेस पूरी नहीं कर पाए थे। ऐसे में इस बार इस मैराथन में वैसे रोबोट्स को शामिल किया गया है जो स्पीड कंट्रोल, खुद फैसला लेने और मुश्किल स्थितियों के बीच तालमेल बैठाने में माहिर हैं। इस बार आयोजकों ने नियमों में सुधार कर प्रतियोगिता को और भी ज्यादा प्रोफेशनल बनाया है। रोबोट चैलेंज में एक नए फॉर्मेट को भी इस प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार भाग लेने वाले रोबोट्स स्पीड कंट्रोल, खुद फैसला लेने और मुश्किल परिस्थितियों के बीच तालमेल बैठाने में माहिर हैं। जाहिर है, ये आयोजन चीन की ओर से टेक्नोलॉजी में अपनी ताकत दिखाने की एक और कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, हम देखते रहेंगे गुड न्यूज़ टुडे।